एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज मैं 11th क्लास का चैप्टर 4 चौथा चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, जिसका नाम है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका चैप्टर से मैं सेकंड पार्ट लाया हूँ। फर्स्ट पार्ट मैंने कल इंट्रोडक्शन पार्ट डाला था। अगर आपने कार्यपालिका का परिचय नहीं देखा है तो आप पहले कार्यपालिका का परिचय अवश्य देख लें। और इसमें मैं उसके आगे की कुछ बातें और राष्ट्रपति वगैरह इन सब के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। दोस्तों, मैंने एनसीईआरटी की बुक में को देखकर उसे ध्यान रखते हुए लिखा है ये। और मैंने बुक में देखा था तो बुक में ज़्यादा कुछ नहीं दे रखा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसी हिसाब से लिखूँ कि आपका सिलेबस कवर हो जाए। और सिलेबस तो कवर हो जाए, लेकिन मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी देना चाह रहा हूँ, क्योंकि बुक में इतना ज़्यादा नहीं था। मैंने कितनी भी कम कोशिश करूँ, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे एक्स्ट्रा बताना ही पड़ेगा। तो मैं ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको आगे भी काम आएगी, और ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो आप वीडियो को देखते रहिए और अंत तक देखिए। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि संसदीय शासन प्रणाली के बारे में लिखो। दोस्तों, आपकी बुक में मैंने कल इसका इंट्रोडक्शन किया था दिया था, वहाँ पे सब कुछ बताया था। आज मैं यहाँ पे डिटेल में बताऊँगा। आपकी बुक में ये तीनों टॉपिक दे रखे हैं एक साथ, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं और बाकी ये वीडियो में समझ लें क्या है ये। इसमें क्या है दोस्तों, इस व्यवस्था में सरकार के प्रमुख को, यानी सरकार में जो सबसे मेन होता है, हेड होता है, उसको प्रधानमंत्री कहा जाता है। दोस्तों, हमारे देश में भी संसदीय प्रणाली है, आपको पता होगा। संसद है हमारे यहाँ पे, और संसदीय प्रणाली के तहत होता है। और हमारे देश में जो सबसे मेन होगा वो हमारा प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति नाम मात्र की कार्यपालिका है, और वास्तविक कार्यपालिका है वो हमारा प्रधानमंत्री। ये सारी चीज़ें मैं आपको इससे पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ। यह उस दल का नेता होता है, यानी ये उस पार्टी का नेता होता है जिसे विधायिका में बहुमत मिला हो। यानी लोकसभा में जिसको बहुमत मिलता है हमारे देश में, उसे क्या, उसी दल से तो हमें प्रधानमंत्री चुना जाता है हमारे देश में। आगे देखते हैं दोस्तों। भारत ने संसदीय प्रणाली अपनाई है, यानी हमने संसदीय प्रणाली को अपना रखा है। यहाँ राष्ट्रपति भी होता है जो कि नाम मात्र का प्रधान होता है। और अगर ये मैंने यहाँ से इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि संसदीय प्रणाली क्या होती है। अब क्वेश्चन एक ये भी बनता है यहाँ से, एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किन देशों में ये है व्यवस्था। तो मैं इसको आपको हाईलाइट करके बताता हूँ कि भारत हो गया, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, जर्मनी, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे संसदीय व्यवस्था है। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो मुझे सेकंड क्वेश्चन मुझे यहाँ पे दिखेगा कि अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली क्या है। तो इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। इसमें राष्ट्रपति प्रमुख होता है, यानी जिन देशों में ये वाली अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है वहाँ पे जो मेन होता है, हेड होता है, वो होता है राष्ट्रपति। यह राज्य तथा सरकार दोनों का ही प्रधान होता है, यानी ये राज्य जो देश है उसका भी और सरकार जो है उसका भी प्रधान होगा। यहाँ पे इस राज्य का मतलब दोस्तों आप स्टेट मत लगाना, जैसे कि हम स्टेट समझते हैं राज्य को स्टेट। ये पॉलिटिकल साइंस की अपनी एक अलग भाषा होती है, और उस भाषा में राज्य को किसी देश या किसी सरकार से रिलेट करके देखते हैं। तो ये मतलब यह राज्य मतलब यह देश तथा सरकार, और जो सरकार है उन दोनों का ही प्रधान होता है। इसके बाद है इसमें राष्ट्रपति ताकतवर होता है। जैसे आप अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे, वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो ज़्यादा ताकतवर होता है। तो यहाँ पे जहाँ पे ये व्यवस्था होती है वहाँ पे राष्ट्रपति अधिक ताकतवर होता है। तथा आमतौर पर इनका चुनाव जो होता है, मतदान जो होता है इनका, वो इनका जो मतलब ये चुने जाते हैं ये मतदान के द्वारा होते हैं, यानी प्रत्यक्ष मतदान, यानी डायरेक्ट मतदान। ये भी मैं आपको पहले पार्ट में बता चुका हूँ, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो भी मतदान होते हैं वो कैसे होते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि किन देशों में है ये वाली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। तो दोस्तों अमेरिका में है ये, ब्राज़ील में है, लैटिन अमेरिका में, इन देशों में ये व्यवस्था है। आगे आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन में कि अर्ध अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली किसे कहते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सिंपल सा है। इसमें राष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री दोनों ही होते हैं, परंतु राष्ट्रपतियों को दैनिक कार्यों में संपादन के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ होती है। जैसे हमारे देश में संसदीय व्यवस्था में भी हमने पढ़ा था प्रधानमंत्री भी होता है, राष्ट्रपति भी होता है, लेकिन वहाँ पे प्रधानमंत्री जो होता है वो मेन होता है। राष्ट्रपति क्या होता है, वो नाम मात्र का होता है। लेकिन उसका अपोजिट है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों हैं, लेकिन राष्ट्रपति को ज़्यादा शक्तियाँ होती हैं। इसमें कई बार क्या होता है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री एक ही पार्टी के हो सकते हैं, हो सकता है कि दोनों एक ही पार्टी को, लेकिन अगर वे अलग अलग पार्टियों के हुए, मान लो कि भाई राष्ट्रपति किसी अलग पार्टी से है और प्रधानमंत्री किसी अलग पार्टी का हो गया, तो ऐसे में इन दोनों के बीच में विवाद हो सकता है।
तो दोस्तों ये कौन से देशों में ये वाली व्यवस्था है, तो इसके लिए मैंने लिख रखा है, आप देख पा रहे हैं, फ्रांस, रूस और श्रीलंका। यहाँ पे कुछ इस तरीके की व्यवस्था है। तो दोस्तों यहाँ से हमारे ये 3 टॉपिक कवर हो गए हैं और मैंने बहुत सिंपल से बताए, इसमें आपको सुन के भी याद हो जाएगा और आपको सिर्फ 2 बार पढ़ना है, आपको याद हो जाएगा। आगे देखते हैं सेकंड पेज पे मैंने क्या पॉइंट बनाए। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं दोस्तों, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति। अब हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ये क्या होता है, ये संघ की कार्यपालिका होता है, यानी इसको संघ की कार्यपालिका कहा जाता है। संघ की कार्यपालिका कहा जाता है राष्ट्रपति को हमारे। और इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, कैसे बनता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, उसके अधिकार क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या होती हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों बुक में जो दे रखा है उसमें कुछ मेन पॉइंट हैं, वो मैंने मेन पॉइंट तो कवर करे ही हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी कवर करे हैं जो कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे अगर वीडियो देख रहे हो आप तो, और आपको हमेशा के लिए काम आएंगे, क्योंकि आपके पास ये पॉलिटिकल साइंस आगे भी रहेगी, ग्रेजुएशन में भी रहेगी, तो आपको वहाँ पे भी ये काम आएंगे मेरी बातें। तो देखते हैं दोस्तों क्या क्या है कि भारत के संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका यानी केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में होती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यानी देश का पहला नागरिक कौन होगा, हमारा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला पॉइंट है, राष्ट्रपति जो होता है 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, यानी इसका चुनाव 5 ईयर्स के लिए है। इसका चुनाव सीधा जनता के द्वारा नहीं होता, जैसे कि हम प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री हमारे लोकसभा के बहुमत वाला नेता होता है, यानी जब लोकसभा और विधानसभा इस तरह के जो चुनाव होते हैं हमारे यहाँ, निगम के हो जाएंगे, लोकसभा के हो जाएंगे, विधानसभा के हो जाएंगे, ये सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन जो इनडायरेक्ट होते हैं उसमें राष्ट्रपति हो जाता है, उपराष्ट्रपति हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है और विधान परिषद हो जाता है। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको कल बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वहाँ ज़रूर देखें आप, क्योंकि वहाँ से अच्छे से क्लियर हो पाएगा। यानी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें जनता सीधा डायरेक्ट वोट नहीं करती, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, यानी हम अपने विधायक और सांसदों को चुनते हैं। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि, हमारे विधायक और सांसद राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट करते हैं। तो कौन सी प्रक्रिया से वोट होता है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसके बारे में मैंने पहले पार्ट में बताया है, और इसको एकल संक्रमणीय मत प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके बाद अगर एज बोलूँ मैं, कितनी उम्र चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, तो दोस्तों मिनिमम एज अगर है तो वो 35 साल होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्य हो। 35 साल की उसकी मिनिमम एज हो, लेकिन दोस्तों मैक्सिमम एज कुछ भी नहीं दे रखी कि कम से कम वो 35 साल का हो, पर ज़्यादा से ज़्यादा कोई एज नहीं है, नो लिमिट। राष्ट्रपति के पास कार्यकारी, कानूनी, विधायी तथा आपातकालीन 4 तरह की शक्तियाँ होती हैं, और संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति अपनी इन शक्तियों का प्रयोग करता है। कैसे करेगा, मंत्रिपरिषद यानी पीएम से और पीएम की कैबिनेट से सलाह लेकर करेगा। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद जो होती है वो बहुमत दल के नेता होते हैं, जिससे कि अधिकांश तय राष्ट्रपति को इनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि बहुमत वाले दल का जो नेता होता है वो पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति को उसकी बात माननी पड़ती है ज़्यादातर मामलों में। आगे देखते हैं भाई दोस्तों थर्ड पॉइंट। अब यहाँ से ये बनेंगे, मैं बताऊंगा आपको कि राष्ट्रपति के विशेष अधिकार क्या हैं। राष्ट्रपति की मैंने बताया विधायी, कार्यकारी और ये सारी शक्तियाँ मैं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं वो इसके अगले पेज में बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के पास कुछ विशेष अधिकार होते हैं। तो दोस्तों वो विशेष अधिकार कौन से होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में ये क्वेश्चन बहुत आ सकता है। तो मैंने ये 3 पॉइंट में बनाया। फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, सेकंड पॉइंट आप यहाँ देख रहे हो, थर्ड पॉइंट आप इसके नीचे देखोगे। तो मैं पहले आपको फर्स्ट पार्ट क्या करता हूँ, मैं इसे हाईलाइट करता हूँ और आपको पहले फर्स्ट पार्ट अच्छे से समझा देता हूँ। आप यहाँ पर मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना, तो आपको बहुत आसान लगेगा। क्या होता है दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है मंत्रिपरिषद की सलाह को लौटा सकता है। मान लो कि कैबिनेट ने, पीएम ने और पीएम की कैबिनेट ने कोई प्रस्ताव भेजा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति क्या करेगा, अगर उसको लगता है कि भाई इस प्रस्ताव में, इस विधेयक में, इस बात में कुछ कमियां हैं, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है तो वो कह सकता है कि उस फैसले को वापस लौटा देगा, कहेगा कि इसमें मुझे ये कमियां लग रही हैं, आप इनमें क्या करो, पुनः विचार करो, दोबारा से विचार करो। और ऐसे में अब मंत्रिपरिषद के पास 2 ऑप्शन है, या तो वो उस पर पुनः विचार करे या फिर विचार ना करे। अगर विचार करता है तो उसमें कुछ बदलाव करके भेज सकता है, और मान लो अगर विचार नहीं किया, उसने डायरेक्ट क्या करा, कुछ टाइम बाद वही प्रपोजल वैसा का वैसा बिना कुछ चेंजेस के दोबारा राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तब ऐसे में राष्ट्रपति क्या करेगा, तो अब ऐसे में राष्ट्रपति को मजबूर होकर, बाध्य होकर वो प्रस्ताव मानना ही पड़ेगा।
तो ये विशेष अधिकार थे यहाँ पे कि वो कुछ टाइम के लिए रोक सकता है और आगे उसको भेज सकता है। सेकंड अगर मैं पॉइंट आपको बताऊं दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट इससे भी ज़्यादा अच्छा है और बहुत आसान है। मैं इसे हाईलाइट करूं पहले, फिर आपको मैं बताऊंगा यहाँ पे। ये वैसे ही है, मिलता जुलता, देखते हैं इसके बारे में। राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है। कौन सी पावर होती है? वीटो पावर, जिससे वह संसद द्वारा पास विधेयकों पर स्वीकृति देने में देरी कर सकता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे देश में कानून का निर्माण कैसे होता है। मान लो कि कोई विधेयक पहले राज्यसभा या लोकसभा किसी सदन में जाता है, उस सदन से पास हो जाता है, तो फिर वो दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन से भी अगर उसको स्वीकृति मिल जाती है, वो पास हो जाता है, तो जाएगा राष्ट्रपति के पास। यानी अंतिम जो सिग्नेचर होते हैं वो राष्ट्रपति के होते हैं। राष्ट्रपति जैसे ही उसमें सिग्नेचर कर देता है, अपने साइन कर देगा, उसके बाद ही उसी वक्त से वो विधेयक अधिनियम यानी कि कानून बन जाता है। तो वही वाली कहानी यहाँ पे हम देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास वीटो पावर होती है, जिससे वह संसद द्वारा पास विधेयकों को स्वीकृति देने में देरी कर सकता है। अब वही मतलब जो पास होके दोनों सदनों से कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आया, तो यहाँ पे क्या कर सकता है वो, कि सिग्नेचर करना उसके पास है ऑप्शन। अगर वो सिग्नेचर ना करना चाहे, उसको पास ना करना चाहे, तो वो क्या कर सकता है, उसको स्वीकृति प्रदान करने से मना कर सकता है। या तो मना कर देगा या फिर उसको लेट कर देगा, देरी कर सकता है उसमें। अगर सरकार को राष्ट्रपति ने विधेयक लौटा दिया और उस पर दोबारा से विचार करने के लिए कहा, और वीटो की यह ताकत सीमित है, लेकिन यहाँ पे ताकत थोड़ी कम है, क्योंकि दोबारा अगर वही विधेयक आ जाता है राष्ट्रपति के पास, तो फिर से पहले वाली कंडीशन हो जाती है कि अब क्या होगा, राष्ट्रपति के पास अगर वो विधेयक लौट कर आया तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी होगी। लेकिन यहाँ से वो कैसे मतलब अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने अलग से लिखा है नोट, क्या नोट है इसमें देखते हैं। लेकिन संविधान में राष्ट्रपति के लिए ऐसी कोई समय सीमा ही तय नहीं है, कोई लिमिट ही नहीं है कि 1 दिन 2 दिन 4 दिन 14 दिन 16 दिन महीनों साल कितने दिन तक रख सकता है, कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति अगर उसको रख लेता है बिना टाइमिंग के तहत, तो फिर वो कितने दिन तक भी उसके पास पड़ा रह सकता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को लंबित कर सकता है, यानी देर तक रोक सकता है। और इसीलिए इसको पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, यानी कि उसने अपने पॉकेट में रख लिया, यानी कि उसने अलग रख दिया उसको, तो इसे पॉकेट वीटो कहा जाता है। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि किस तरीके से यहाँ पे वो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके किसी चीज़ को रोक सकता है और लंबे टाइम तक उस पर लगाम लगा सकता है। थर्ड पॉइंट देखो दोस्तों, बहुत ज़्यादा ईजी है, एकदम आसान है, आप सुनोगे इतने में समझ में आ जाएगा। देखो दोस्तों क्या होता है कि हमारे देश में पहला जो चुनाव हुआ था 1952 में, उसके बाद से लेके 1989 तक लगभग हम देखें तो पूरे देश में एक ही पार्टी की सरकार रहती थी, वो रहती थी कांग्रेस पार्टी की। लेकिन 89 के बाद क्या हुआ, ऐसा वक्त आया कि गठबंधन वाली सरकारें बन रही थी, यानी किसी भी दल को बहुमत ही नहीं मिल पा रहा था। तो ऐसे में कुछ एक समस्या आ जाती है और यहाँ पे राष्ट्रपति की वैल्यू बढ़ जाती है। तो देखते हैं दोस्तों कैसे हो सकता है। यहाँ पे राष्ट्रपति बहुमत वाले दल के नेताओं में से एक को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है, यानी बहुमत दल से जो भी मतलब कैंडिडेट जाएगा, उसमें से जिसको बहुमत वाला दल आगे भेजेगा, उसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना देता है। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति के पास इतनी ताकत नहीं है कि किसी को भी प्रधानमंत्री बना दे, सिर्फ उसको जो बहुमत वाले दल का हो, यानी जिसे लोकसभा में बहुमत हो। और ऐसा हो जाए कि किसी को बहुमत, मान लो अगर ऐसा हो जाए कि किसी को बहुमत ही नहीं मिला, यानी पीएम बनने के लिए जितनी सीटें चाहिए थी, लोकसभा में बहुमत पाने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए देश में जितनी सीटें चाहिए थी, मान लो कि उतनी सीटें नहीं मिली किसी को, तब क्या होगा। या फिर ऐसा हो जाए कि गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़े। गठबंधन की सरकार में क्या होता है दोस्तों, मान लो कि कई पार्टियां हैं, चुनाव लड़ा, किसी को इतनी सीटें मिली ही नहीं कि वो अपनी सरकार बना पाए, यानी कि आप क्या करेंगे, जोड़ तोड़ करके गठबंधन बनाकर सरकार बनाते। तब ऐसी समस्या आ जाती कि अब पीएम किसको बनाया जाए। तो और कभी कभी दोस्तों एक समस्या ये भी आ जाती कि पीएम के लिए दावेदार आ जाते हैं 2-3, जैसा कि 1975 में हमारे देश में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी लगाई गई थी। उसके बाद 1977 में जो चुनाव हुआ था, उस टाइम पे ये समस्या आई थी कि 3 कैंडिडेट आ गए थे, मोरारजी देसाई, बाबू जगजीवन राम और एक और थे चौधरी चरण सिंह। इन तीनों में ये समस्या आ रही थी कि किसको पीएम बनाया जाए। तो ऐसी समस्या भी आ सकती कि पीएम पद के लिए एक से ज़्यादा दावेदार आ जाए, तब राष्ट्रपति क्या करेगा। तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है, अपने विशेष अधिकार का इस्तेमाल करके निर्णय ले सकता है, फैसला अपने दिमाग के आधार पे, अपने विवेक के आधार पे फैसला ले सकता है। दोस्तों आगे देखते हैं। ये तो मैंने बता दिया आपको राष्ट्रपति के बारे में सारी चीज़ें, उसके विशेष अधिकार, राष्ट्रपति कैसे क्या होता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छी लगी मुझे, वो मैं आपको बता देता हूँ कि राष्ट्रपति के बारे में बता देता हूँ कि भाई उसकी जो शक्तियाँ हैं वो क्या होती हैं।
तो आपको स्क्रीन पे देखो, मैंने दूसरी बुक से लिया है, ये एनसीईआरटी की बुक नहीं है, ये जीके की बुक है, वहाँ से मैंने बहुत अच्छे पॉइंट लिए। यहाँ से आप बस सुन लो, समझ लो, आपको आगे भी काम आएगा। कि राष्ट्रपति ना कुछ लोगों की नियुक्ति करता है, यानी उनको नियुक्त करता है। जैसे कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर कैबिनेट को नियुक्त करेगा, सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट के जज होते हैं वो पूरी कैबिनेट और इन सब की सलाह पे होता है। भारत का जो नियंत्रण महालेखा होता है, ये राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं इनको मुख्य चुनाव आयुक्त, और मुख्य चुनाव आयुक्त जो है महान्यायवादी, या फिर और भी कई सारे वित्त आयोग के सदस्य, भाषा आयोग के सदस्य, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य, अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य, भारत के राजदूत, तो ये जितने भी हैं इन सब की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और उसकी सलाह पे करेगा। इसके बाद है दूसरी विधायी शक्तियाँ। इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति के पास शक्ति होती है कि वो संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है, और हाँ, लोकसभा को वो चाहे तो भंग भी कर सकता है, और संसद के एक सदन में या चाहे तो सम्मिलित रूप से दोनों सदनों में भाषण दे सकता है। ये राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है। लोकसभा के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ से नहीं बताता हूँ, 2-3 चीज़ें बता दी हैं, यहाँ बता देता हूँ कि संसद के सदस्य का मनोनयन भी राष्ट्रपति द्वारा होता है। और मनोनयन, इसके बारे में बता देता हूँ कि मैं क्या होता है दोस्तों। जो लोकसभा और राज्यसभा की जो सीटें होती हैं, लोकसभा में दो सीटें, जो जैसे 552 सीटें हैं, तो 2 सीटें जो होती हैं दोस्तों, वो सीटें होती हैं एंग्लो इंडियन की, आंग्ल भारतीय समुदाय जिसको हिंदी में कहा जाता है। यानी 2 जो सदस्य हैं उनका चुनाव नहीं होता है, उनको राष्ट्रपति अपनी तरफ से भर्ती करता है। अगले हैं राज्यसभा। राज्यसभा में भी 12 सदस्य ऐसे होते हैं जिनके लिए चुनाव नहीं होता। वो 12 सदस्य क्या होता है, राष्ट्रपति चुनता है। वो कहाँ के होने चाहिए? कला के क्षेत्र से हो सकता है, खेल के क्षेत्र से हो सकता है, या साहित्य के क्षेत्र से हो सकता है, या किसी और क्षेत्र से हो सकता है। वो जो अपनी क्वालिटी हो उसको बनाया जा सकता है। जैसे कि आप देखते हो सचिन तेंदुलकर राज्यसभा सांसद कैसे बन गया? क्या उन्होंने चुनाव लड़ा? नहीं, उसको राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया गया। आप देखते हो कि हेमा मालिनी हो जाएगी, या फिर और भी कई एक्टर हो जाते हैं, जया बच्चन, अमिताभ, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्टर्स वगैरह रहे हैं। रेखा हो गई, रेखा जो कि राज्यसभा की सांसद रह जाती हैं। तो ये इन्होंने चुनाव लड़ा नहीं, लेकिन फिर भी राज्यसभा की सांसद बन गई। कैसे? तो दोस्तों ये वही वाली है, राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि 12, राज्यसभा में 12 और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ठीक है, तो ये आगे देखते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। सैनिक शक्ति, हाँ, हमारी जो तीनों सेनाएं होती हैं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, उन सबका तीनों सेनाओं का कमांडर, यानी सर्वोच्च शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। ठीक है, राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का कमांडर होगा, सर्वोच्च कमांडर। इसके बाद है राजनीतिक शक्ति। अगर हम देखें कि हमारे देश के पीएम जाते हैं दूसरे देश में, वहाँ से समझौता करके आते हैं, कई संधियाँ होती हैं, कई समझौते होते हैं, तो वो समझौते जो होते हैं दोस्तों, वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। ठीक है, तो ये भी एक राष्ट्रपति की शक्ति है। क्षमा दान करने की शक्ति, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रपति के पास इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई कैदी है, कोई जेल में बंद है, किसी ने कोई मर्डर या कोई क्राइम कर रखा है, अगर वो राष्ट्रपति से क्षमादान याचना करता है, यानी क्षमा मांगता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि अगर वो चाहे राष्ट्रपति तो उसकी सज़ा को माफ़ कर सकता है, चाहे तो उसकी सज़ा को कम कर सकता है, चाहे तो उसकी सज़ा को बदल सकता है। मान लो किसी को फांसी की सज़ा है, राष्ट्रपति को चाहे तो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करके उसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में भी बदल सकता है। तो ये सारे अधिकार है राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति है। एक होता है राष्ट्रपति की इमरजेंसी शक्ति, यानी देश में इमरजेंसी लगानी हुई तब क्या करेंगे, तो भी राष्ट्रपति के पास कुछ शक्तियाँ होती है। अनुच्छेद 352 से 360 तक कुछ शक्तियाँ होती। ये 3 तरह के हमारे देश में आपातकाल लगाए जाते हैं, 352, 356 और 360। पहला जो 352 है वो तब लगाया जाता है जब देश में युद्ध हो जाए या बाहरी आक्रमण हो जाए तब। और अगला जो है, राज्यों में अगर सरकार चलाने के योग्य ना हो, सरकार का शासन अच्छे से ना चले, तब 356 लगाया जाता है। तीसरा है 360, यानी कि जब वित्तीय आपातकाल हो जाए, ठीक है, कोई समस्या आ जाए देश में पैसों से रिलेटेड, तब लगाया जा सकता है। इसके बाद ये जेबी वीटो वाला मैंने बता दिया था। हाँ, लगभग मैंने यहाँ से राष्ट्रपति की शक्तियाँ वगैरह आपको जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा मैंने वो बता दिया है। सिलेबस तो आपका कवर किया ही है, जो आपके सिलेबस में वो बातें भी डाली है मैंने, कुछ राष्ट्रपति के बारे में एक्स्ट्रा चीज़ें भी डाली है। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं आपको अगला पार्ट इससे भी बेहतर बना के दिखाऊँ। तो दोस्तों हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद।